This conference will now be recorded. ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर डिफरेंट चीजें हमने डिस्कस की। इसको मजीद हम डिस्कस करते हैं और आज डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। यानी ये वेरिएबल कंसिडरेशन वो होती है, वेरिएबल कंसिडरेशन हम पहले भी पढ़ रहे हैं कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट से जो आने वाली कंसिडरेशन है या जो हमारा रेवेन्यू है वो चेंज हो सकता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा डिस्काउंटिंग वाउचर के साथ चेंज हो सकता है या एक टारगेट अचीव करने पे चेंज हो सकता है। अब हमने पढ़ना है वेरिएबल कंसिडरेशन विद पेनल्टी या कोई बोनस। बोनस तो एक तरह का हमने पढ़ लिया ना कि जो हम कस्टमर को पेमेंट करते हैं। एक पेनल्टी भी पड़ सकती है, यानी स्पेशली आई कैप ने अपनी एग्जांपल में इसका जिक्र भी किया हुआ है। एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ये आइडिया क्लियर होगा। ABC कंपनी enter into contract with customer ABC company enter into contract with customer to construct a building for rupees 10 million within 3 months. ABC कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कस्टमर के साथ कि उसको वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देगी 10 मिलियन में विद इन 3 मंथ। इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट if building not constructed within 3 months, then 20% amount will be reduced। मतलब जो 10 मिलियन उसने पे करना है उसका 20% मतलब 2 मिलियन
अच्छा, आप में से ना कोई भी एक्चुअली मोबाइल पे कॉल करते हो तो नेटवर्क कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो कॉल ना करे कोई भी, ठीक है ना। एक दफ़ा मैं देख भी लेता हूँ, वो जिसकी वजह से बार-बार वो कनेक्शन डिस्टर्ब होता है। आप तब तक ये क्वेश्चन लिखें, आप। ये क्वेश्चन कंप्लीट नज़र आ रहा है ना सबको? हाँ जी, क्वेश्चन लिख लिया सबने या कोई स्टिल इन ट्रांजिट है? जी मेरे भाई। अरे एक सेकंड, अभी नहीं लिखा क्वेश्चन। चलें जी, फिर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी, जब भी क्वेश्चन में एक बात याद रखें, जब भी क्वेश्चन के अंदर इस तरह की वेरिएबल कंसीडरेशन हो कि 20% अमाउंट या वो कोई पेनल्टी वगैरह दे कह दो, तो आपने प्रोबेबिलिटी देखी। मैं दोबारा नेटवर्क चेक कर लेता हूँ, फिर मिलना वो चलेंगी। अब आवाज ठीक रहेगी। आपने प्रोबेबिलिटी देखी है। अगर प्रोबेबिलिटी है कि 3 महीनों के अंदर आपका काम कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो जाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने रेवेन्यू अपनी फुल अमाउंट से रिकॉग्नाइज कर लिया, छोटी बात। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ये है कि 3 महीनों के अंदर काम कंप्लीट नहीं होना, तो फिर आपने अपना रेवेन्यू भी रिड्यूस अमाउंट से रिकॉग्नाइज करना। इसकी रिक्वायरमेंट लिखे जरा, हाउ द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज। हाउ द रेवेन्यू will be recognized। जी जनाब, केस 1 में कहता है कि वो 3 महीनों के अंदर काम कंप्लीट हो जाता है, तो रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी फुल अमाउंट 10 मिलियन। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ये है कि हमारा काम 3 महीनों के अंदर कंप्लीट नहीं होना, तो फिर हमें 20% की पेनल्टी पड़ेगी, हम उसको रिड्यूस अमाउंट से अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। हमने प्रोबेबिलिटी या अपना पास्ट एक्सपीरियंस देखना होता है इसके। तो अगर मैं केस 1 के बारे में कहूँ, हम लिखेंगे रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज for rupees 10 million as building constructed because it is highly probable
कंस्ट्रक्शन will be completed या within 3 months। बस यही हमने अपना आंसर दिया, बाकी स्टेप सारे वही हैं। मेन हमने देखना होता है कि रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है। क्योंकि बात, हाँ जी सर रेवेन्यू रिकॉर्ड कब करेंगे? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद के जब कैश मिल जाएगा तब? ये बात तहजीब भाई, ये हम अभी इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ने लगे हैं ना, उसमें इसकी चीज है। कंस्ट्रक्शन ये है कि अगर आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है तो अब जैसे ही कंप्लीट होगी अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बिल्डिंग पार्शियली कंप्लीट हो रही है, मतलब एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, तो अगर पोर्शन के हिसाब से है और वो सेपरेटली रिकॉग्नाइज्ड है तो फिर पोर्शन वाइज कैप दी जाती है। बेहतर यही है कि कैश रिसीव करने पे कभी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते होते, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते होते हैं जब परफॉर्मेंस कंप्लीट होती है। तो बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो रेवेन्यू कंप्लीट हम रिकॉग्नाइज कर देंगे। हाँ, वो परसेंटेज के ऊपर के परसेंटेज कंप्लीशन के ऊपर भी हम कर सकते हैं कि जितने परसेंट कंप्लीट हो गई है, वो अगली बात हम अभी पढ़ने लगे हैं। पहले ये, इसमें सिर्फ हमने बताना है अमाउंट के बारे में कि कितनी अमाउंट से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, कब करना है, जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट होगी। केस 2 के अंदर revenue will be recognized for rupees 800,000 reduced by 20% penalty। कि अगर ये प्रोबेबिलिटी है कि वो 3 महीनों के अंदर काम कंप्लीट नहीं होना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंफर्म फिर पेनल्टी पड़ने के चांसेस भी हैं। तो कहते हैं अगर ये प्रोबेबिलिटी है या ये पास्ट एक्सपीरियंस है आपका, तो फिर आप अपना जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे वो 800, मतलब जितनी भी अमाउंट होगी पेनल्टी माइनस करने के बाद। बिकॉज आगे आप लिख सकते हो, बिकॉज इट इज highly probable that building will not be constructed within 3 months। खत्म। ठीक होगी बात। अभी हम इस बात का जिक्र नहीं कर रहे कि कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना है, वो तब होना है जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट होगी। ठीक है, चलें जी। इसके साथ ही तहजीब ने भी ये बात छेड़ दी, वैसे भी हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यही था कि मैं कहता हूँ एक सवाल मैं और करवा लूं, फिर उसके बाद इस साइड पर आता हूँ। यानी बिल्डिंग जैसी चीज या जिसका परफॉर्मेंस ओवर टाइम हमारी हो रही होती है, उसका रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, वो हम अभी देखते हैं। अब्दुल मोइज भाई कह रहे हैं कि जर्नल एंट्री लिख दें। अब्दुल मोइज भाई, जर्नल एंट्री तब होती है जब वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमारी कंप्लीट होगी, फिर उसकी वही एंट्री होगी कैश टू रेवेन्यू। जी, क्वेश्चन लिखें, पेपर में एक सवाल आपके पास आ सकता है। मैं कंडीशन लिख देता हूं, कैंसिलेबल या नॉन कैंसिलेबल। कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आप उसको कैंसिल कर सकते हो या कैंसिल नहीं कर सकते। ओके होगी बात।
जी, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। दोनों केसेस में हम उसकी एंट्रीज भी पास करेंगे और उसका रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज करेंगे। क्वेश्चन एक लिखें, ऑन 1st January 2021 ABC company enter into cancelable contract with the customer. Cancelable contract with the customer to transfer goods at 30th April 2021 and cash received in advance at 1st March 2021। ओके होगी बात। अब कस्टमर पेड कैश ₹20,000 at 1st April 2021 and ABC company transfer goods at 30th April 2020। बल्कि आप ऐसा करो, ये कैंसिलेबल यहां से काट दो। हम नीचे सिचुएशन लिख देते हैं। पहले आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लिखो। ऑन 1st January 21 ABC company enter into contract with customer to transfer goods at 30th April 21 and cash received in advance at 1st March 21. Customer paid cash ₹20,000 at 1st April 21 and ABC company transfer goods at 30th April 21. दो केस बनाते हैं। Pass the journal entries if contract is cancelable or if contract is not cancelable। दो केस बनाते हैं। Pass journal entry number 1 if contract is cancelable if contract is not cancelable। ये क्वेश्चन आपने लिख लिया। जी चलिए, अब जरा इस पर आपने क्या पूछना चाह रहा थी? सर आपने लिखा है इधर के जो कैश है वो एडवांस में रिसीव किया गया 1st मार्च को। तो नीचे आपने लिखा है कि कस्टमर ने जो कैश पे किया वो 1st अप्रैल को किया, तो 1st मार्च को किसने कैश पे किया? फिर 1 मार्च को उसके पास सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैं बता रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा इसलिए, ठीक है, 5 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ, आवाज ये फिर मसला आ गया। ये कुछ लोगों की तरफ से भी मसला हो सकता है। राज भाई आप छत पे आ जाओ, जहाँ पर आप बैठे हो वहां पर आवाज सीधी है नहीं। राज सिराज आप छत पे आ जाओ जल्दी से। चलेंगी। अरे अब तो मसला हल हो जाना चाहिए, अभी भी मसला है कि सर ठीक आ रही थी पहले, ये अभी फिर दोबारा डिस्टॉर्शन आ रही है साथ और आवाज बहुत स्लो हो गई है। चाहे अब ठीक हो जाएगी। जैसे ही ना साथ भाई का मैसेज आता है आवाज खराब हो जाती है। चलेगी। कहते हैं कि हमने जो एग्रीमेंट किया है वो किया है 1 जनवरी। एग्रीमेंट में 2 बातें लिखी कि 30 अप्रैल को एबीसी कंपनी ने गुड्स ट्रांसफर करनी है और कस्टमर ने 1 मार्च को पैसे देने हैं एडवांस। लेकिन उसने पैसे दिए कब? कस्टमर ने पे किए 1 अप्रैल और एबीसी कंपनी ने अपने टाइम के ऊपर चीजें डिलीवर कर दी। कहते हैं जनाब जर्नल एंट्री पास करके दो जगहों पे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए तो क्या एंट्री पास होगी और अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता तो क्या एंट्री पास। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल होगा तो कैसे एंट्री पास करेंगे। और अगर नॉन कैंसिलेबल होगा तो एंट्री क्या पास। देखें ये वैसे ही नॉर्मली जिस तरह से हम करते हैं ये काम वैसे ही करना है। 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा 21 को, कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, एग्रीमेंट के टाइम पर कोई एंट्री पास नहीं करनी। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि ना तो कोई ट्रांजैक्शन हमने की ना उसमें कोई, सिर्फ एक एग्रीमेंट हुआ है तो एग्रीमेंट की कोई एंट्री जर्नल एंट्री पास नहीं डन। उसके बाद 1 मार्च पे आ गए। 1 मार्च वाले दिन उसने कैश पे करना था, नहीं किया। उसने कैश पे करना था लेकिन पे नहीं किया। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है तो आप कोई एंट्री पास ना करो। उसने कैश पे करना था, नहीं किया तो ठीक है। लेकिन अगर नॉन कैंसिलेबल एंट्री तो यहाँ पर एक एंट्री पास होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रॉस 20,000 से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल होना नहीं है तो हमारे रिसीवेबल कंफर्म हो गए कि 1 मार्च को उसने पैसे देने से दे देता तो कैश डेबिट कर देते, पैसे दे देता तो कैश डेबिट कर देते। जो पैसे नहीं दिए तो क्या है, रिसीवेबल कंफर्म हो गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ये कैंसिल नहीं कर सकते। फिर 1 अप्रैल को उसने कैश दे दिया। अब जरा गौर करना, चाहे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है
क्या है कॉन्ट्रैक्ट? नॉन कैंसिलेबल है। कैश तो हमारे पास आया ना, हम कैश डेबिट कर देंगे 20,000 से, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर देंगे 20,000। कैश 20,000 से डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 20,000 से क्रेडिट। यहाँ पर कैश हमारे पास डेबिट 20,000 से, और जो पहले हमने अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था, अब वो हमारा रिसीवेबल नहीं रहा। डन। लास्ट एंट्री पे 30 अप्रैल 21 हमने गोल्ड ट्रांसफर कर दी, मतलब हमारी तरफ से अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो रही है। तो जैसे ही हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी तब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। हमारी एंट्री क्या पास होगी? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी और हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे 25। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हमारी जो हमने क्रेडिट की हुई थी पहले खत्म हो गई और हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो चलिए बात दोबारा सुनिएगा। अगर कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो तब तक कोई एंट्री पास नहीं होगी जब तक कोई ट्रांजैक्शन अक्सर ना हो। उस वक्त तक कोई एंट्री पास नहीं होगी जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कोई ट्रांजैक्शन ना हो। और नॉन कैंसिलेबल में जिस डेट को हमने प्रॉमिस या प्रॉमिस करेंगे किसी ट्रांजैक्शन के होने का, उस दिन एंट्री पास हो जाएगी। यानी कोई ट्रांजैक्शन या मतलब कैश लेना है या गुड्स देनी है, इस तरह की और चीज अगर ना भी लो दो तब भी एंट्री पास हो जाए। देखिए दोबारा, ये कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट वाले दिन कोई एंट्री पास नहीं हुई। 1 मार्च को उसमें पैसे देने थे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता था, कोई एंट्री पास नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं वो हो सकता था तो अकाउंट रिसीवेबल हमारे बैंक में। उससे भी बात चलेगी। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है। सर हाँ जी सर, अगर केस 1 में कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो हम लायबिलिटी को डेबिट करके कैश क्रेडिट कर देंगे? नहीं, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है और अगर हमने कैश रिसीव कर लिया तो फिर वो देखेंगे कि कैश रिफंडेबल है या नहीं। अगर कैश नॉन रिफंडेबल है फिर हम फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। हमने पढ़ा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैंसिल हो जाए और कैश भी कंट्रीब्यूशन रिसीव हो जाए और वो नॉन रिफंडेबल हो तो वो हम अपना उस अमाउंट से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। शुरू वाले लेक्चर आपको याद होंगे। चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस भी कर रहे थे। कि जब परफॉर्मेंस ओवर टाइम हो, यानी परफॉर्मेंस पॉइंट इन टाइम हो। अहमद रजा को अभी भी आवाज का मसला आ रहा है। तहजीब भाई आपको आवाज सही आ रही है? तहजीब जी सर। आपको आवाज ठीक आ रही है मेरी? सर मैंने दोनों हैंड फ्री लगाई हुई है, ठीक आ रही है, समझ आ रही है प्रॉपर। अच्छा, आपने हैंड फ्री लगाई? यस सर।
अलियस मैम को भी मसला आ रहा है, मसला आ तो चीज का रहा है, मैंने तो दो नेटवर्क लगाए हुए हैं। सर इशू है आवाज का, पर मैंने बताया ना, मैंने हैंड फ्री लगाई हुई है तो वो फिर समझ आ जाती है। जैसे अगला जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इम्पोर्टेंट है, अगर आवाज का इशू आ रहा है तो बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब वैसे ये 60 से 70% हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो कल इंशाल्लाह फिर हम कल क्लास होगी हमारी 10 बजे ही होगी, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वक्त ठीक रहेगा। ठीक है जनाब, तो पर कल रहने दें क्लास, कल निकलना घर से। कितने बजे निकलना है आपने? सर अभी टिकट नहीं कराई। तो अभी टिकट नहीं करें, चलिए ठीक है, फिर मंडे को इंशाल्लाह मिलते हैं, ठीक है। यस सर। तो आप